अभी सेमिनार इन अहमदपुर स्टार्टेड अराउंड 6:30। डायरेक्टली टू द पॉइंट ही जाता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बट एज अ टीचर आपके पास बहुत स्टूडेंट आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड में जाने का दो ही रीजन है मेरा, कि पहले मैं खुद टीचर था और उस समय से गाइडेंस देने की एक आदत हो गया। मतलब कई बार वो काम नहीं है, फिर बच्चे आते हैं पूछते हैं सर बीबीए करूँ मैं बीए करूँ, हर तरह के सवाल पूछते हैं। मतलब हम लगते हैं फीस पढ़ाते हैं लेकिन सवाल आते हैं अलग अलग वाले। तो हमेशा से बचपन से आदत रह गई कि गाइडेंस दे बच्चों को, और उस गाइडेंस के चक्कर में हम लोग खुद भी बहुत कुछ पढ़ने की आदत हो गई। जैसे आज आप गाइडेंस के लिए मेरे से मिले, मैं भी कई लोगों से मिला था कि भाई एमएससी में जाता था, उनके वेबसाइट पर पढ़ता था, और इस तरीके से कई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते ऑलमोस्ट लास्ट 13 ईयर्स से मैं ये ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का पूरा काम करता हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्यों मैं बांग्लादेश करता हूँ या क्या और भी कुछ करता हूँ, ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहले मैं एकदम बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। डॉक्टर सर सब यहाँ पर है तो बेसिक सभी को पता है कि हमारा जो मेन फोकस है वो एमबीबीएस का एडमिशन। अब एमबीबीएस में सबको पता है कि अभी तक नए रूल्स है वो नीट के बिना एमबीबीएस एडमिशन अब्रॉड में भी पॉसिबल नहीं। तो नीट इज अ मैंडेटरी एग्जाम। नीट अगर आप क्वालीफाई नहीं करोगे आप इंडिया में अब्रॉड भी नहीं जा सकते क्वालीफाइड। अभी साल ऑलमोस्ट 18.6 लाख स्टूडेंट राइट ऑलमोस्ट 90 लाख स्टूडेंट के आसपास नीट का एग्जाम दे। तो इसे पास करेंगे अगर एससी एसटी सब मिलाकर ठीक है तो 10 लाख से ज्यादा पास नहीं करेंगे अगर कोटा वगैरह सब कुछ कर। अभी 10 लाख स्टूडेंट जो पास करेंगे इनके लिए सीट है 90,000 के आसपास, थोड़ा सा बढ़ जाएगी तो 95,000 तक भी जा सकती है। ये सीट है जिसमें प्राइवेट में ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास है एंड गवर्नमेंट में आज के ऑलमोस्ट 44,000 या समथिंग अप्रॉक्स देखें तो 50-50 है। थोड़ा सा गवर्नमेंट में कमी है देन बढ़। तो ये सेटअप रहता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। अब गवर्नमेंट में भी कोटा सिस्टम है, एससी एसटी ओबीसी जनरल सब इस तरह से देखें तो जनरल के 50% कोटा ही बचता है ऑलमोस्ट। तो सिर्फ 2% बच्चे डायरेक्टली क्वालीफाई कर सकते हैं विद गुड रैंक। मतलब अगर 20,000 तक रैंक आता है ऑल इंडिया तो आप इजीली क्वालीफाई कर सकते हैं, या फिर आपको 10,000 तक रैंक आता है तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से आप क्वालीफाई कर सकते हैं फॉर ऑल इंडिया काउंसिल। और स्टेट टू स्टेट रैंक का भी बहुत सिस्टम है। जैसे अगर कोई 600 लाता है दिल्ली में तो शायद उसको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, बट वही अगर कोई 400 लाता है सिक्किम में या फिर मेघालय में तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इवन 350 में मिल जाएगा। सो दिस इज द करेंट सिचुएशन ऑफ मेडिकल सीट स्टेट कोटा गवर्नमेंट कोटा। यही जो मैं ट्रैवल करता हूँ अक्रॉस इंडिया की सारी जो प्रॉब्लम्स देखता हूँ इन सब को देख करके मैंने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचा था। और जब मैं आज से 10-12 साल पहले मैं चाइना गया था, खुद भी पढ़ने गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि मेडिकल परसेंटेज चाइना में काफी बच्चे थे। इन 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, 2009 में फर्स्ट टाइम गया था चाइना, वहाँ पे डार्लिंग यूनिवर्सिटी। तो मैं खुद एमडी का 6 मंथ का कोर्स करने गया था डार्लिंग, और वहाँ पर मैं देखा कि मेडिकल पढ़ रहे हैं बहुत कुछ। तो फिर मैं उस पर और ज़्यादा रिसर्च किया, मैंने देखा कि मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में उस जमाने में 40 लाख के आसपास होती प्राइवेट कॉलेज में, आज से 12-13 साल पहले, जो कि अब ऑलमोस्ट 1 CR चला जाता है फॉर मैनेजमेंट कोटा से। मैनेजमेंट कोटा से अप टू 1 CR जा चुका है। अब कुछ स्टेट्स में कुछ जगहों पे काउंसलिंग के थ्रू तो वो 70 में भी हो जाती है, 80 में भी हो जाती है, तो वो कुछ एक अप्रॉक्सीमेटली चेंजेस रहती है। बट ये 1 करोड़ का मैनेजमेंट कोटा से अभी ये आ चुका है 2009 से 2012 का 22 का सफर। अब ये 1 करोड़ बढ़ने वाला है क्योंकि अभी जो एमएनसी के नए गैजेट्स आए, रूल्स आए, उसमें इतना कुछ किया गया है कि जो रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस बहुत सारी कंट्रीज के रूल्स को चैलेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप वहाँ मेडिकल पढ़ रहे हो तो आप वैलिड नहीं है। अब इन सब रूल्स पे कौन सी कंट्री वैलिड रहेगी क्यों नहीं रहेगी, इसको लेकर मैं आपको बेसिक 10 मिनट में आइडिया देता हूँ। ऐसे तो बेसिकली आप लोगों को सबको आइडिया है बेसिक कि बाहर पढ़ने बच्चे क्यों जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो महाराष्ट्र से या फिर रशिया यूक्रेन की तरफ जाते हैं, रशिया एंड यूक्रेन, क्योंकि समहाउ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है नेबरहुड में क्या होगा उनको ज्यादा आइडिया नहीं है। रशिया यूक्रेन में क्या रेफरेंसेस बहुत मतलब किसी का चाचा का लड़का गया, किसी का गांव का लड़का गया, किसी का वहां का लड़का गया, तो ये जो रेफरेंसेस के कारण
लोग यही जाए जा रहे हैं, एक रैट रेस बना है, कोई लॉजिक नहीं लगाता कि क्यों जा रहा है क्यों नहीं जा रहा। बांग्लादेश मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बांग्लादेश मैंने स्टार्ट किया था एडमिशन करा था 2014-13 से, उससे पहले मैं भी चाइना करता था, फिर मैं बांग्लादेश क्यों किया, पहले मैं चाइना भेजना शुरू किया 2010 से बच्चों को। उस समय चाइना का कॉस्टिंग आता था 8 to 9 lakhs ओनली, 9 lakhs में कंप्लीट मेडिकल कोर्स होता था उस समय, क्योंकि आरएमबी का रेट भी कम था, कंट्री भी अनएक्सप्लोर्ड थी, 9 lakhs में एमबीबीएस होती थी, और कोई भी बच्चा अफोर्ड करके जाता था, पढ़ करके वापस आता था। बट ये रेट जो है ना 2010 से 2014 के आसपास आरएमबी का जो रेट है, आरएमबी जो वहाँ की करेंसी है, वो 6 रुपए से 12 रुपए हो गया। मतलब जो 9 lakhs का कॉलेज फीस नहीं भी बढ़ा रहे तो करेंसी के कारण वो डबल हो गया, 20 lakhs हो गया। मैं चाइना बच्चे भेजता था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे उनके लोकल एग्जाम, उनको मैं चाइना भेजता था, ये मेरा प्राइमरी बिजनेस था। फिर इंडिया के भी भेजा करता था, मलेशिया के भेजता था, मैं अफ्रीका के बच्चे भेजता था चाइना पढ़ने के लिए, क्योंकि सस्ते में मेडिकल वहाँ पढ़ाई होती। अब ये जो मैं करते करते जब देखा, जब रेट बढ़ने लगे, बांग्लादेश के मैं जब कॉलेजेस में जाके सर्विस सेमिनार करता था, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जो एग्जाम होती है बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की, बीएमडीसी, जैसे अपने यहाँ पर एनएमसी है, वहाँ जो बीएमडीसी का एग्जाम होता है, एनएमसी, उस एग्जाम को जो क्वालिफाई नहीं कर रहे, जो क्वालिफाई नहीं कर रहे वो चाइना जा रहे हैं, और जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। अब ये बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं, इनके साथ फॉरेन कोटा की सीट मिलती है। ये मैं रियलाइज किया बहुत लेट, बट जब फॉरेन कोटा की सीट्स मैंने देखी कि बांग्लादेश में जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनके साथ पढ़ने का मौका हमारे बच्चों को मिलता है फॉरेन कोटा की सीट्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्लास अगर आपका है, बांग्लादेश का कोई भी कॉलेज हो, मेडिकल कोई भी कॉलेज हो, उसमें जो लोकल बच्चे होते हैं, लोकल बच्चे जो रहेंगे वो ऑलमोस्ट 60% बच्चे लोकल, उनका मैंडेटरी 60% लोकल रहते हैं, और 40% का फॉरेन कोटा दिया है। फॉरेन कोटा ये मैक्सिमम है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उनको 40% बच्चे लेने पड़ेंगे, कि अदर लेते तो मैक्सिमम 40% बच्चे ले सकते। बहुत सारे कॉलेज हैं वो फॉरेन स्टूडेंट को लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो उनका था कि भाई हमारा कॉलेज बांग्लादेश में, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हम दूसरे कंट्री के बच्चों को क्यों पढ़ाने चाहिए। बट कुछ कंट्री बच्चे थे बोले कि बाहर के बच्चे आएंगे तो हमारा क्लास का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंग्लिश थोड़ा और बेटर होगा, हमारे बच्चे भी और ज्यादा प्रोएक्टिव होंगे। इस चक्कर में 2014 से बांग्लादेश ने ओपन किया अपना ये 40% वाला कोटा और इसको प्रमोट करना शुरू। उससे पहले बच्चे जाते थे, लेकिन सिर्फ कश्मीर से बच्चे जाते थे। कश्मीर के बच्चे कुछ उनका बिजनेस हुआ करता था बांग्लादेश में, उस तरीके से बच्चे आना जाना करते थे, तो उसमें बहुत कम बच्चे जाते थे। बट ये जो बड़ा नंबर है 2013-14 से ज्यादा बच्चे आने लगे। 2013-14 में मैंने अक्रॉस इंडिया बहुत प्रमोशन किया है, मतलब मैं डिफरेंट एजुकेशन फेयर में जाता था, जहाँ भी मैं बैठता था, मैं मुंबई में बैठता था, मैं बांग्लादेश के स्टॉल लगाता था, मुझ पे लोग हंसते थे कि भाई कहाँ रशिया, कहाँ यूक्रेन, कहाँ जॉर्जिया और कहाँ बांग्लादेश लेकर के आ गया। लेकिन मैं क्यों करता था बांग्लादेश, मतलब मैं भी तो रशिया कर सकता था, मैं तो चाइना क्या करता था। बांग्लादेश करने का रीजन यही आया कि जब मैं बीएमडीसी और उस समय का एनसीएल, इन दोनों को सिलेबस को, रिक्वायरमेंट को, डिजीज को, हॉस्पिटल को, इन सब चीजों को जब मैं पेज लेके पढ़ा, क्योंकि जब मैं बांग्लादेश के बच्चों को चाइना कन्विंस करता था तो बोलते थे सर चाइना तो मैं मजबूरी में जा रहा हूँ, रशिया तो मैं मजबूरी में जा रहा हूँ, और इंडिया के बच्चे बोलते थे बांग्लादेश में मजबूरी में जा रहा हूँ। तो थोड़ा ना कहीं ये हो जाने कि बांग्लादेश के बच्चे जो मजबूर हो रहे हैं, मतलब जिनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वहाँ पे पेमेंट देने के लिए, वो जा रहे हैं इन सब कंट्रीज, रशिया, यूक्रेन, चाइना, और इंडिया के बच्चे भी मजबूर होकर जा रहे हैं। तो ये दो मजबूरी में अगर इंडिया के बच्चे बांग्लादेश जा रहे हैं तो मजबूरी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं बांग्लादेश के बच्चे, वो एग्जाम क्वालिफाई करके आप जा रहे हैं, आप फॉरेन कोटा में जा रहे हैं। एटलीस्ट जो क्लास का स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं एक मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई भी स्कूल कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे टीचर पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा अगर क्लास में स्टूडेंट है तो वो सब अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और ये एक रीजन है कि बांग्लादेश में जब हमारे बच्चे जाते हैं, उनके जो क्लासमेट होते हैं ना, वो सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वो सारे वो बच्चे जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, टॉपर्स हैं, इनके बीच में जब हमारे बच्चे रहते हैं तो उनका पढ़ाई करने का जो एक होता है ना, इनटू फ्लो, फोकस बना रहता है। यहाँ पे आता हूँ बांग्लादेश में 5 मेजर पॉइंट्स जो
बाकी कंट्रीज में मेरे को मिसिंग मिली। पहला है सिलेबस। मैं कई कंट्री में गया हूँ, मैं तो खुद 20+ कंट्री ट्रैवल कर मेरा फेसबुक अकाउंट में आप जाएंगे, मेरा पुराने फोटोज आप देखेंगे। अभी मैं खुद यहाँ के बाद रशिया भी जाऊँगा, मैं 2 या 3 तारीख में रशिया जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी कंट्री में बच्चे भेजता नहीं, रशिया की कंट्री में बच्चे भेजता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी और कंट्री को एकदम नेगेटिव में बोल रहा हूँ, किसी कंट्री से ऐसा नहीं है। बट मेरा फोकस बांग्लादेश इसलिए रहता है क्योंकि बांग्लादेश में बच्चों को भेजने के बाद वहाँ की पढ़ाई वगैरह ये सब के बाद कोई भी कंप्लेन नहीं आता। और रशिया वगैरह में बच्चे भेजता हूँ, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, सेल्फ स्टडी करके डिग्री मिलती है। सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो तो मिलेगी, ये बात वहाँ की। बांग्लादेश में मुझे सिलेबस मिला जो कि इंडिया से मैच करता है, सेम टू सेम बुक्स सेम। और ऐसा सेम नहीं है जैसे बहुत लोग बोलते सर मैं तो मेरा भाई रशिया गया या फिर यूक्रेन गया या फिर जॉर्जिया गया, वहाँ पे इंडियन बुक्स पढ़ता हूँ। वहाँ इंडियन बुक्स हमारे इंडियन बच्चों को अलग से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो सिलेबस है, जो बुक्स है, वो लोकल बच्चे भी वही बुक्स पढ़ते हैं। मतलब अगर मान लीजिए वहाँ पर अगर 60% फॉरेन है, 60% लोकल है, 40% फॉरेन है, इसको वो एक नहीं लेते, तब भी वही बुक्स पढ़ाएंगे, वही सिलेबस पढ़ाएंगे। मतलब लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई ये इंटरनेशनल बच्चे इसको पढ़ा दो अलग से, लोकल बच्चे इसको अलग से पढ़ा दो, कुछ और पढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है, सेम टू सेम पढ़ाई। सेकंड, डिजीज पैटर्न। जो क्वेश्चंस आते हैं एफएमजीई में, एफएमजीई की जो एग्जाम जो कि आगे जाके नेक्स्ट एग्जाम बनने वाली है, बहुत दिन बाद बोर्ड में लिखा तो राइट नहीं, तो नेक्स्ट एग्जाम जो बनने वाली है नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ये नहीं पूछते कि हार्ट में कितने चेंबर होंगे या क्या होगा, उसमें क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं जो डिजीज पर डिपेंड करते हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करते हैं, हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो डिजीज पैटर्न से बहुत फर्क पड़ता है कि आपका एफएमजी पास होगा कि नहीं होगा। ये एज अ डॉक्टर यहाँ पर जो भी है बता सकते हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आप, जैसे मैं मलेरिया का एग्जांपल दूं, मलेरिया के लिए काफी क्वेश्चंस आते हैं इंडिया में, बट सेम अगर ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ मॉस्किटो एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पर मलेरिया को लेकर के क्वेश्चंस आपको क्या आएंगे, उसमें आप केस स्टडीज में क्या पढ़ोगे, पेशेंट्स को क्या देखोगे, इस टाइप से बहुत सारी चीजें। उनका फूड हैबिट अगर आपका अलग हो, तो अगर यहाँ पर ही आप देख लीजिए पहाड़ों में जो डिजीज पैटर्न होता है वो प्लेन्स में सेम डिजीज पैटर्न नहीं हो सकता, बट फिर भी क्योंकि फूड हैबिट से भी डिजीज पैटर्न में चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैच करती हैं हमारे बांग्लादेश में लिविंग नेटिव नेपाल में भी मैच करते हैं। तीसरा, पेशेंट्स को टच करना अलाउड। पेशेंट इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अभी इतने सारे रूल्स जो बन करके आए एनएमसी के, वो क्यों बन करके आए? उसका बनने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले 3-4 साल से कई कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना बोल रही है कि हमारे बच्चे 2019 में एडमिशन लेके 4th ईयर में पहुंचे और अभी तक वो गए ही नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल? मजाक हो रहा है, ये तो मजाक ही होगी ना कि बच्चा अभी वहां गया ही नहीं और वो 4th ईयर पहुंच गए। तो एनएमसी बोल रही है कि भाई कॉलेज बोले कि हमने ऑनलाइन क्लास लिया, ऑनलाइन पास कर रहे हैं, ऑनलाइन ये होगा, बट ये तो मेडिकल का सिस्टम नहीं है, तो यहीं पर पूरा का पूरा चीज एक्सप्लॉइट हो। इससे पहले कंसल्टेंट जो बोल देते थे, अरे सर बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना सुंदर सा हेलीकॉप्टर शॉट, ये शॉट दिखा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाना, बड़े बड़े लाइब्रेरी दिखाना, वर्ल्ड रैंकिंग दिखाना, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग आपके लिए थोड़ी ना है वो। आप सीधी सी बात है, वहां पर जो वर्ल्ड रैंकिंग का कंसेप्ट जो होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल में, वो वर्ल्ड रैंकिंग आपके काम नहीं आती, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड रैंक इसलिए नहीं दिया गया कि वहां इंटरनेशनल बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को देख करके वर्ल्ड रैंकिंग देखी जाती है। सिर्फ वर्ल्ड रैंकिंग के बेस पे बोलते कभी यहाँ पर ये वर्ल्ड रैंक आप जाओ। तो पेशेंट इंटरेक्शन की जब मैं बात करता हूँ, ऐसे वर्ल्ड रैंक कॉलेज में पेशेंट को टच भी करने नहीं देते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स। जो आप किसी भी व्हाइट स्किन कलर कंट्री में जाओगे, अगर इंडियन बच्चे वहाँ जाते हैं ना, वो पेशेंट को टच नहीं कर सकते डूरिंग देयर एजुकेशन। एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर आप यहाँ किसी हॉस्पिटल में आपको बताओ कि अफ्रीका से बच्चे आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं, वो आपके बच्चे को अगर इंजेक्शन लगाएंगे, आप बोलेंगे ऐसा रुकिए, आपको मेरे बच्चे पे ट्राई करते हैं, तो वही लॉजिक है वहाँ पर। हम अलग दिखते हैं, इंडियन बच्चे अलग दिखते हैं जॉर्जिया, इंडियन बच्चे अलग दिखते हैं रशिया, इंडियन बच्चे अलग दिखते हैं अर्मेनिया, यूक्रेन, इन सब जो सीआईएस कंट्री है, उस जगह पर बच्चे जब जाते हैं उनको प्लास्टिक बॉडीज पे इंजेक्शन देना
प्लास्टिक बॉडीज का हार्ट बीट देखना, प्लास्टिक बॉडी के ही सब कुछ करते रहना आपको। वहां पर रियल बॉडी को टच करना आपकी अलाउड नहीं है। ये आप किसी भी सिंगर से पूछ सकते हैं। चौथा, लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक मेडिकल एजुकेशन का। हम बोल ही सकते हैं कि सर किसी भी कंट्री में जाओ तो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा तमिलनाडु में एडमिशन लेगा तो वहाँ पर आपको तमिल सीखनी पड़ेगी। आपका बच्चा कोलकाता में मेडिकल में एडमिशन करा तो इंडिया में वहाँ में आपको लोकल बांग्ला सीखना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पे मेडिकल अगर पढ़ूँ, यहाँ पर पेशेंट को इंटरेक्ट करने के लिए मुझे मराठी नहीं चाहिए, मैं हिंदी में पेशेंट के साथ अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, वो समझ लेगा लेकिन खुल के बात नहीं करेगा। तो अगर अच्छे से पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट्स क्या होता है, रूरल एरिया से आते हैं, पेशेंट तो सूट बूट पहन के नहीं है कि इंग्लिश में अपने बारे में बताएंगे। पेशेंट्स कौन होते हैं जिसमें हमें पढ़ने को मिलता है, वो होते हैं जो गरीब हो, जिनको अच्छे से अपने आप को समझाना नहीं है, तो वो हमेशा लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये तो एक लोकल लैंग्वेज समझना, ये बात करने के लिए है। अगर मैं हो सकता है 3-4 महीना महाराष्ट्र में रहूँगा, मुझे मराठी समझ में आने लगेगी, उस जगह में 2-4 वर्ड बोलूँगा, वो 6 महीने में मैं सीख लूँगा बात करने के लिए। लेकिन अगर उस लैंग्वेज को आपको सीखना पड़े लिखना, उस लैंग्वेज को आपको सीखना पड़े पढ़ना, क्योंकि वहाँ का प्रिस्क्रिप्शन आपको इंग्लिश में नहीं होगा। वहाँ का जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, जैसे वाले कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको पढ़ने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो कितना डिफिकल्ट है अगर इंग्लिश में ना हो। तो ऐसी बहुत कंट्री है जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो जा रहे हैं, वहाँ पर पेशेंट जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के जाते हैं वो भी इंग्लिश में नहीं होती, जो ब्लड रिपोर्ट आता है वो भी इंग्लिश में नहीं होती। ये सब लोगों को आइडिया नहीं, लोग सोचते हैं हर कंट्री में नया लैंग्वेज सीखना। लैंग्वेज सीखना बात करने के लिए और लैंग्वेज सीखना डिजीज के बारे में लिखने के लिए, एक नए डिजीज का नाम अलग पढ़ने के लिए, इसमें बहुत डिफरेंस है। मैक्सिमम कंट्रीज में नए लैंग्वेज सीखने पड़ते हैं ये सब, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, इन सब में वहाँ के जो लोकल टीचर्स भी है ना, वो भी इंग्लिश में ही मेडिकल पढ़ करके आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के टीचर पढ़े हैं किसी और लैंग्वेज में और आपको वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। जैसा कि बहुत कंट्रीज में हो रहा है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में गड़बड़ हो रहा है, वो खुद टीचर अपना पढ़ाई इंग्लिश में नहीं किया और उसको बोल रहे हैं आप इंग्लिश में क्लास लो, तो वो ट्रांसलेटर यूज करके पढ़ाता है। मैंने खुद अटेंड किए थे चाइना में, मैं 4th ईयर के जो अच्छे प्रोफेसर, दे आर गुड प्रोफेसर्स बट दे आर गुड प्रोफेसर इन चाइनीज लैंग्वेज, तो वो पढ़ाते थे ऐसे और एक ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता था। सो दिस वाज द क्लास में बैठ करके अटेंड किया। तो मुझे देखिए, मैं बच्चे भेजा, मुझे भी रियलाइज हुई कि यहाँ पर एक गैप हो रहा है, जिसके कारण बच्चों को टोटली डिपेंड करना पड़ रहा है वीडियो लेक्चर्स पे। तो ये सब चीजें मैंने अपने आप से ऑब्जर्व की। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जो बार बार आता है, हिडन कॉस्ट। मैक्सिमम कंट्रीज में और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 20 फैक्टर बता दूं, लेकिन मैं वो फैक्टर्स बता रहा हूँ जो आप एज अ पेरेंट आप लोग पहले ध्यान देना चाहिए और एज अ स्टूडेंट आप पहले ध्यान देना। हिडन कॉस्ट मैक्सिमम कंट्रीज, जैसे मैं आपको बताऊं, जॉर्जिया में मेडिकल पे पढ़ाई का टोटल खर्च 19 लाख है, अर्मेनिया में मेडिकल का टोटल खर्च 18 लाख है और यही ऐड लिखता है, पर वहाँ रहने का खर्च कितना पड़ा? 40,000 पर मंथ। इससे एक रुपया कम नहीं लगेगा, 40,000 पर मंथ। अगर आपको विश्वास नहीं हो, मेरे YouTube चैनल पे मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया। मेरे YouTube चैनल पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बारे में नहीं बताता, यहाँ पर मैं आगे अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। लेकिन मेरे YouTube चैनल पे क्या करता हूँ, मैं अर्जुन के बच्चे बैठा दूँ और वो तो बेटा तुम बताओ क्या क्या मैं सवाल करता हूँ, जो आपके सवाल होते हैं। वहाँ पढ़ाई में क्या खर्च होता है, वहाँ पर चावल का क्या रेट है, वहाँ दूध का क्या रेट है, वहाँ पढ़ाई कैसी होगी, वहाँ टीचिंग कैसी होगी, ये सारे सवाल मैं बच्चों से करता हूँ जो 4th ईयर में है, 5th ईयर में है। और वो आप सुनिए, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ, मुझे बांग्लादेश भेजना है, सारी कंट्री खराब है, मुझे रशिया भेजना है, बांग्लादेश खराब है, मुझे नेपाल भेजना है, कोई टेररिज्म होती है। अपना अपना मैनिपुलेशन करते हैं लोग, मैं नहीं कर सकता। बट जो बच्चा ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहा है, वो तो उससे अगर आप पूछोगे कि भाई कैसा पढ़ाई होता है, कौन अपने कॉलेज या स्कूल को पढ़ा बोलता है, अभी इस कोचिंग से बाहर निकल के कोई पूछे कि यहाँ कोचिंग में कैसी पढ़ाई होती है, बोलेगा खराब पढ़ाई होती है।